Muzaffarpur shelter home horror case where dozens of girls, some as young as 7, were routinely raped by the owner and staff of the shelter. बिहार में मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 16 बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है और ये तादाद बढ़ सकती है। 42 बच्चों के साथ जो है शोषण किया गया। अब जब पुष्टि हो जाती कि लगभग 29 से 30 बच्चों के साथ शोषण किया गया है और इसमें बड़े बड़े लोग हैं। आखिर बड़े बड़े लोग कौन लोग हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो स्क्रीन पर आप एक मुस्कुराते हुए आदमी को देख रहे हैं, इसका नाम ब्रजेश ठाकुर है और देखने में ये बिल्कुल आम आदमी जैसा लगता है। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको इस आदमी से नफरत हो जाएगी। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का और भी कंटेंट बनाने के लिए। हर स्टेट में बालिका गृह होते हैं, अनाथालय होते हैं। इन अनाथालयों को, बालिका गृहों को अक्सर एनजीओ रन करते हैं और इनको जो ग्रांट मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। इन बालिका गृह और अनाथालय में ऐसी बच्चियां रहती हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता उनकी परवरिश के लिए। और कई बार ऐसी बच्चियां भी आती हैं जो रेड लाइट एरिया में पैदा हुई होती हैं, क्योंकि इन रेड लाइट एरियाज़ में ऐसी लड़कियों की लाइफ बहुत ही वल्नरेबल होती है। और आप समझ ही सकते होंगे ऐसा क्यों होता है। कई बार उनको रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू भी किया जाता है और एक बेहतर और सेफ परवरिश के लिए उनको बालिका गृहों में रखा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ठाकुर फैमिली रहती थी और उस ठाकुर फैमिली का जो मुखिया था उसका नाम था राधा मोहन ठाकुर। इस ठाकुर परिवार की फैमिली की काफ़ी रेपुटेशन भी थी और इनकी कुछ पहुंच पॉलिटिशियन तक में भी थी। राधा मोहन वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर इन बिहार स्टेट। और ये जो न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था उसका नाम उन्होंने रखा प्रातः कमल। किसी भी न्यूज़पेपर की इनकम का जो बिगेस्ट सोर्स होता है वो एडवर्टीजमेंट ही होते हैं। इस न्यूज़पेपर का भी यही था। इसके साथ ही इनको गवर्नमेंट से भी अच्छे खासे पैसे मिलते थे एडवर्टीजमेंट के लिए। कई बार न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में खबरें दबाने के लिए या फिर खबरें बनाने के लिए भी पैसे मिलते हैं। और रियलिटी में राधा मोहन का जो परिवार था उन्होंने इस न्यूज़पेपर को पैसे कमाने का एक जरिया ही बनाया हुआ था। धीमे धीमे रसूखदार लोगों में पहुंच बनाई और एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसा कमाया और इन पैसों को फैमिली ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। राधा मोहन ठाकुर का एक लड़का था ब्रजेश ठाकुर। ब्रजेश ठाकुर बचपन से ही इस न्यूज़पेपर को चलते हुए देख रहा था। तो जब वो बड़ा हुआ तो इस न्यूज़पेपर की पूरी कमान ब्रजेश ठाकुर के हाथों में आ गई। राधा मोहन ने भी ब्रजेश को न्यूज़पेपर का मालिक बना दिया। ब्रजेश ठाकुर पॉलिटिकल लोगों के साथ में उठ बैठ ही रहा था और धीमे धीमे इसका इंटरेस्ट भी पॉलिटिक्स में लगने लगा। 1993 में इसने सोचा कि मैं क्यों ना चुनाव लड़ूं। अर्ली 1990 में जेडीयू के एक बड़े लीडर थे आनंद मोहन। इन्होंने जेडीयू से तोड़ करके, जेडीयू से अलग होकर के अपनी एक पार्टी बनाई, बिहार पीपल पार्टी। इसी बिहार पीपल पार्टी में ब्रजेश ठाकुर भी शामिल हो गया और 1995 में उसने चुनाव भी लड़ा। वो दौर लालू यादव का था और लालू यादव के टाइम में आप जानते हो बिहार में कितना जंगल राज था। उस टाइम एक बाहुबली हुआ करता था, अशोक सम्राट। राजा मौली की बाहुबली से पहले बिहार में बहुत सारे बाहुबली हो चुके थे। इस बाहुबली अशोक सम्राट के बारे में कहते हैं कि बिहार में पहली बार AK-47 वही लेकर आया था। ब्रजेश ठाकुर जब चुनाव में खड़ा हुआ तो अशोक सम्राट ने उसे धमकी दी कि चुनाव से नाम अपना वापस ले ले। लेकिन चुनाव में नाम वापस लेने की जो डेट थी वो निकल गई थी और इस वजह से ब्रजेश ठाकुर अपना नाम वापस नहीं ले पाया। और हाँ, ये बात भी अलग है, जब चुनाव का रिजल्ट आया तब उसे केवल 200-250 वोट ही मिले थे। 2000 में भी ब्रजेश ठाकुर फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो 30-35 हज़ार वोट ले आया और सेकंड रैंक पर तक पहुंच गया था। 2 बार वो चुनाव ऑलरेडी हार चुका था, तो अब अगली बार वो जिला परिषद के चुनाव में खड़ा हुआ। पहले चुनाव की तरह इस बार उसे धमकी तो नहीं मिली, लेकिन ऐसा हुआ कि उसके सामने जो कैंडिडेट खड़ा था वो खुद बाहुबली था। उसका नाम था शाह आलम सब्बू। न्यूज़पेपर के पैसों से उसने कुछ पावर हासिल जरूर कर ली थी और उसने इसी पावर की बदौलत कुछ एरियाज़ में बूथ कैप्चरिंग भी करवाई। लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी जितना पावरफुल उसके सामने वाला जो बाहुबली था। जब बाहुबली शाह आलम सब्बू को पता चला कि वो बूथ कैप्चरिंग करवा रहा है तो उसने अपने आदमियों को भेज करके उस पर AK-47 से फायरिंग करवा दी। ब्रजेश बच गया और अंडरग्राउंड हो गया। हालांकि वो इस बार वाला भी चुनाव हार गया। लगातार 3 हार के बाद भी उसका पॉलिटिक्स से प्यार खत्म नहीं हुआ। 2004 में
बिहार पीपल पार्टी का मर्जर कांग्रेस में हो गया। अब धीमे धीमे ब्रजेश ठाकुर के लिंक और भी पार्टियों में होने लगे, जैसे जेडीयू, आरजेडी। ब्रजेश ठाकुर ने अपने बेटे राहुल आनंद को उसका जो न्यूज़पेपर था प्रातः कमल, उसका मालिक बना दिया और वो खुद एज ए रिपोर्टर था ऑन पेपर। प्रातः कमल की पर डे केवल 300 कॉपीज ही प्रिंट होती थी, लेकिन वो शो करता था कि 60,682 पर डे पब्लिश होती हैं। और इसी झोल के चलते स्टेट गवर्नमेंट उससे हर साल का 40 लाख रुपए देती थी एडवर्टीजमेंट के लिए। और ये जो न्यूज़पेपर था कहीं बिके या ना बिके, लेकिन मुजफ्फरपुर के हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में जरूर जाता था। अब तक उसका रसूख इतना बढ़ गया था कि एक बार जब 2005 में राहुल आनंद का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टी में उस टाइम के जो सीएम थे, नवनिर्वाचित सीएम कह सकते हैं आप, नीतीश कुमार, वो खुद आए थे। 2012 में एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया न्यूज़ नेक्स्ट के नाम से, और ये जो न्यूज़ नेक्स्ट था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इसमें राहुल आनंद को उसने मालिक बनाया और अपनी बेटी निकिता को चीफ एडिटर बनाया। 2013 में ब्रजेश ठाकुर ने एक एनजीओ स्टार्ट किया। इसका नाम उसने रखा सेवा संकल्प विकास समिति। इसी एनजीओ के अंडर में उसने एक बालिका गृह स्टार्ट किया। ये बालिका गृह और जो न्यूज़पेपर का ऑफिस था एक ही बिल्डिंग में थे, और ये जो बिल्डिंग थी उसके घर के बिल्कुल बगल में सटी हुई थी। इस एनजीओ को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलता था, और अगर बात करें तो एनुअली लगभग 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था इस एनजीओ का। और अगर न्यूज़पेपर में मिलने वाले गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को भी जोड़ दें तो लगभग 3 करोड़ का रेवेन्यू ये कमा रहा था। ब्रजेश ठाकुर की अच्छी खासी कमाई चल रही थी, और इसी बीच उसे कुछ और भी सुधार गृह का टेंडर मिल गया। सब कुछ सही चला था ब्रजेश ठाकुर के लिए, लेकिन 2017 की बात है, एक कोई लेडी गवर्नमेंट ऑफिसर थी, वो इंस्पेक्शन के लिए इसके बालिका गृह में आती है। बालिका गृह की बच्ची उस लेडी ऑफिसर को पकड़ के रोने लगती है और कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसके आसपास बालिका गृह का स्टाफ भी था। वो लेडी ऑफिसर जिला बाल कल्याण डिपार्टमेंट को उस बालिका गृह की जांच करने के लिए बोलती है। ब्रजेश ठाकुर उस बात को दबा देता है और कोई भी जांच नहीं होती है। बात आई गई हो जाती है, और 2018 के स्टार्ट में बिहार गवर्नमेंट ने जो भी उसके फंडेड एनजीओज थे, बालिका गृह थे, उनकी जांच करने के लिए एक एजेंसी को बुलाया। ये एजेंसी थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इसको शॉर्ट में टिस कहते हैं। इससे पहले भी ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह में कई बार ऑडिट हुए थे, लेकिन जब भी ऑडिटर आता था तो बालिका गृह का जो स्टाफ था हमेशा ऑडिटर के साथ रहता था, और इन्हीं स्टाफ के डर की वजह से आज तक किसी भी बालिका गृह में रहने वाली लड़की ने कुछ बोला नहीं। लेकिन जब टिस से ऑडिटर वहां पर पहुंचा तो कुछ किस्मत ऐसी थी कि उस टाइम पर ब्रजेश ठाकुर का कोई भी आदमी वहां पर नहीं था, या फिर ये कह लीजिए कि ब्रजेश ठाकुर को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों ने, लड़कियों ने उस ऑडिटर को ऐसी बातें बताई कि वो भी चौंक के रह गया। क्या करते थे आपके साथ? गलत काम करते थे। ये क्या किए बेटा? क्या किए? मारे हैं? कैसे मारे हैं? कैसे मारे? कपड़ा उतार के? बच्चियों ने बताया कि उनके साथ में हर रोज रेप होता है, उनको बिना कपड़ों के सुलाया जाता है, और अगर वो मना करती हैं तो उनको मारा जाता है। टिस ने 100 पेजेस की रिपोर्ट बनाई और बिहार के समाज कल्याण मंत्रालय को ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में उन्होंने सिफारिश की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और एफआईआर भी दर्ज की जानी चाहिए। समाज कल्याण मंत्रालय को आप याद रखना, ये फिर से आएगा। टिस को लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की। अब ये आयरनी आप देखो कि इतनी बड़ी रिपोर्ट होने के बावजूद भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, और उसके बावजूद बिहार गवर्नमेंट ने उसके एनजीओ को लाखों रुपए और भी ग्रांट में दे दिए। इस बीच क्या होता है कि बालिका गृह से एक लड़की गायब हो जाती है, और ये बात पुलिस के पास भी पहुंची। पुलिस मजबूरी में एक एफआईआर फाइल कर लेती है, और जब जांच के लिए उस बालिका गृह में जाती है तो उस बालिका गृह में जो रहने वाली बच्चियां थी, उन लोगों ने रो रो करके बहुत सारी बातें बताई पुलिस को। बच्चियों ने बताया कि कैसे उनके साथ में रेप होता है, कैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया जाता है। अब ये खबर किसी लोकल न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में चल जाती है। जब ये बात बढ़ती है तो टिस सामने आती है और बोलती है कि ये सारी रिपोर्ट हमने बिहार गवर्नमेंट को मार्च 2018 में ही दे दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब मामला बढ़ा और बिहार गवर्नमेंट की थू-थू होने लगी, तब बिहार गवर्नमेंट ने पुलिस इंक्वायरी स्टार्ट कराई। जब पुलिस ने बच्चियों का मेडिकल टेस्ट कराया तो पता चलता है कि
42 बच्चियों में से 34 बच्चियों का रेप हुआ है और उनको सेक्सुअली अब्यूज करा गया है और उनकी उम्र केवल 7 साल से 18 साल थी। जिस फ्लोर पर ये 42 लड़कियां रहती थी उस फ्लोर पर केवल 2 खिड़कियां थी और 3 लोहे के दरवाजे थे जिनमें से 2 दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। 2 small windows for the 40 girls there. There are iron doors is what we've been told. 3 iron doors on both floors where these girls were lodged, where they couldn't even get out. सिर्फ एक दरवाजा ही आने जाने के लिए यूज होता था और उसकी भी चाबी केयर टेकर अपने पास रखती थी और बिना उसकी मर्जी के अंदर आना या फिर बाहर जाना इम्पॉसिबल था। पुलिस एफआईआर में यह भी मेंशन किया कि उन लड़कियों को, उन बच्चियों को डिनर के टाइम पर ड्रग्स दिए जाते थे और रात में उनका बलात्कार किया जाता। और ऐसा नहीं था कि ब्रजेश ठाकुर की वाइफ को कुछ पता नहीं था, वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। वो भी बच्चियों को फोर्स करती थी, डांटती थी और मारती थी। आंटी लोग को क्यों नहीं बताया? आंटी लोग तो बताती थी ना, सर सबसे डांटती थी, सर से सब स्टाफ डांटती थी। उन छोटी उम्र की बच्चियों को ब्रजेश के घर और शेल्टर में आने वाले गेस्ट को सर्व किया जाता था। मामले को बढ़ता देख करके बिहार गवर्नमेंट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने जांच की, उन बच्चियों से पूछताछ की और सीबीआई ने 16 पन्नों की एक चार्जशीट बनाई। उन 16 पन्नों की चार्जशीट में ऐसी सी बातें लिखी थी जिनको सुन करके आपको लगेगा कि वो बच्चियां कैसे अपने दिन बिता रही थी इस नरक में। इस चार्जशीट के अकॉर्डिंग बालिका गृह में एक कमरा था जिसको ऑपरेशन थिएटर की तरह बनाया हुआ था। बच्चियों से लगातार रेप हुआ करता था और अगर कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती थी तो इसी ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन करके उसका अबॉर्शन किया जाता था। बालिका गृह में 67 टाइप के नशीले ड्रग्स मिले थे और इन्हीं ड्रग्स को लड़कियों को, बच्चियों को दिया जाता था, फिर उसके बाद में उनका रेप किया जाता था। जब सीबीआई ने बच्चियों से पूछताछ की तो बच्चियों ने बताया कि वो 3 लोगों से बहुत ज्यादा डरती थी। वो 3 लोग थे, हंटर वाले अंकल, मूछ वाले अंकल और एक तोंद वाले नेताजी। फोटो देखकर बच्चियों ने हंटर वाले अंकल के रूप में ब्रजेश ठाकुर की शिनाख्त की और ये सब अब्यूज केवल आदमी नहीं करते थे। चार्जशीट के अकॉर्डिंग बालिका गृह का जो फीमेल स्टाफ था वो भी अब्यूज करता था बच्चियों को और अगर कोई बच्ची रेजिस्ट करती थी या फिर मना करती थी तो हंटर वाला अंकल उन बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारता था। पहले बच्चियों को पोर्न दिखाते थे, फिर एक आंटी उनके इंजेक्शन लगाती थी, फिर बगीचे में लेके जाते थे और वहां पर उनका रेप होता था। और मंगलवार का दिन उन बच्चियों के लिए सबसे भयानक होता था। उनको काउंसलिंग के लिए बाहर ले जाया जाता था और काउंसलिंग के नाम पर उनकी सप्लाई होती थी जहां पर उनके साथ गलत काम किया जाता था। 3 जून 2018 को 10 लोगों को अरेस्ट किया गया। सबसे पहला था हंटर वाला अंकल यानी ब्रजेश ठाकुर, जिसकी देख रेख में ये पूरा बालिका गृह चल रहा था। और बाकी के नामों में एक विकास कुमार था जो जिला बाल कल्याण समिति का सदस्य था। इसका काम था कि बालिका गृह में जो रहने वाली बच्चियां हैं उनकी काउंसलिंग करना और ये काउंसलिंग के नाम पर उनके साथ में रेप करता था। तीसरा था रवि रोशन। इसका काम था बालिका गृह की नियमित जांच करना और उसकी रिपोर्ट बना के देना। फोटो देखने के बाद बच्चियों ने बताया कि इसने भी उनका रेप किया था। चौथी थी किरण कुमारी। इसका काम था बच्चियों की मदद करना, उनकी देखभाल करना, उनकी देखरेख करना, लेकिन ये बच्चियों को रेपिस्ट के पास भेजने में मदद करती थी। 5वां था चंदा कुमारी। इसका काम था गृह माता का और बच्चियां भी उसे गृह माता ही कहती थी। ये बच्चों के साथ में मारपीट किया करती थी और उनको नशीली गोलियां दिया करती थी। 6वां 7वां नाम था मीनू आंटी और मंजू आंटी। इनका काम था बच्चियों की काउंसलिंग करना, उनसे बात करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, लेकिन वो बच्चियों के साथ मारपीट किया करती थी। बालिका गृह में एक नर्स थी जिसका नाम था नेहा और इसका काम था कि बच्चियों को अच्छा इलाज मिल सके और उनकी देखभाल हो सके। लेकिन नेहा बच्चियों को इंजेक्शन देती थी और जब रेप के बाद में कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनका एबॉर्शन कराती थी। चार्जशीट में जो मेन 3 आदमी थे वो थे मूछ वाले अंकल यानी ब्रजेश ठाकुर, मूछ वाले अंकल यानी दिलीप वर्मा जो जिला बाल विकास कार्यालय में काम करता था, और तोंद वाले नेताजी जिसका नाम था चंद्रेश्वर वर्मा। मैंने आपको स्टार्ट में एक मंत्रालय का नाम याद रखने को बोला था, बिहार का समाज कल्याण मंत्रालय। ये चंद्रेश्वर वर्मा उस समय की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का हस्बैंड था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में गिरफ्तार सीपीओ की पत्नी का बड़ा आरोप। जी मीडिया से कहा, मंत्री मंजू वर्मा के पति
चंद्रशेखर वर्मा शेल्टर होम में आते रहते हैं। बिहार के बालिका गृह और सुधार गृह इसी समाज कल्याण मंत्रालय के अंडर में काम करते थे। ब्रजेश ठाकुर को जो भी ग्रांट मिलता था इसी मंत्रालय के थ्रू मिलता था। ब्रजेश ठाकुर की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि टिफ ने 100 पेज की जो रिपोर्ट सबमिट की थी, एक तो उस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, बिहार गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट दबा दी और उसके बाद भी अलग से उसे कुछ लाखों रुपए मिले ग्रांट के रूप में। कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रजेश ठाकुर हर हफ्ते पॉलिटिशियंस को ये बच्चियां सप्लाई किया करता था। बच्चियों को नेताओं के पास में भेजा जाता था जिससे उसे और भी टेंडर मिल सके। आगे चलकर इस केस में टोटल 21 अरेस्ट हुए, लेकिन उन 21 अरेस्ट में कोई भी अरेस्ट ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लड़कियां उसके पास भेजी जाती थी। एक बच्ची ने बताया कि एक लड़की ने रेप करने से जब उसका विरोध किया तो ब्रजेश ने उसे पीट पीट करके मार डाला। ब्रजेश ने अपने स्टाफ से कहा था कि अगर तुम लोग इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्रजेश ठाकुर ने उसकी गर्दन पर अपना पैर रख करके उसे मार डाला और 2 स्टाफ और मीनू आंटी ने उस बच्ची के हाथ पैर पकड़े हुए थे। बच्ची ने बताया कि मरने के बाद मीनू आंटी ने उस डेड बॉडी को, उस बच्ची की डेड बॉडी को एक बोरे में बंद कर दिया। मैंने एक खिड़की से देखा था, जब किसी ने पूछा कि इस बोरे में क्या है तो मीनू आंटी ने कहा कि कुत्ता मर गया है, कुत्ता है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है भक्षक, जिसे शाहरुख खान ने प्रोड्यूस किया है। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी शाहरुख खान ने उस मूवी में मुजफ्फरपुर का नाम तक नहीं लिया है। उस जगह का नाम बताया है मुनव्वरपुर। ये डर इसी वजह से है क्योंकि इस केस में पॉलिटिकल लिंक था। ये चीज आप भी नोटिस करोगे, जब भी कोई बड़ा स्कैंडल होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे पॉलिटिकल लिंक जरूर होता है। इतना घिनौना काम चुपचाप इतने टाइम तक चलता रहे और इसकी खबर किसी को लगे ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही एक केस हुआ था अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था। वहाँ पर भी पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे और जिस आदमी ने दुनिया के सामने इस केस को खोला उस आदमी को मार डाला गया। 30 साल के बाद में उस आदमी के 2 बेटों ने अपने बाप की मौत का बदला लिया। इस बदले की कहानी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो कहानी देख सकते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो रिसर्च के लिए, रेफरेंस के लिए गूगल पर न्यूज़ आर्टिकल्स देखता हूँ, यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ देखता हूँ। इस इतने बड़े केस के ऊपर किसी भी इंडिविजुअल क्रिएटर ने कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है और मेरा तो छोटा सा चैनल है, क्या पता मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ जाए। ये स्टोरी कैसी लगी और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये आप कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।